औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कराची की किस्मत पर आज एक मस्बत पहलू खुलकर सामने आया है और वो मस्बत पहलू ये है कि एक कमेटी कायम कर दी गई है कराची के हालात को मद्देनजर रखने के लिए, और कराची के हालात के हवाले से जो 1100 अरब रुपए का ऐलान हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से दिया गया था, उसके ऊपर तमाम तर मामलात अब खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। इस बात की तवक्को आवाम करती है, इस बात की तवक्को हर वो शख्स करता है जिसके दिल में कराची का दर्द मौजूद हो। अब आ जाते हैं जी कमेटी के कयाम पर। हाफिज नईमुल रहमान साहब 27 तारीख को हुकूके कराची रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं और आज उनकी एक मीडिया टॉक मेरी नजरों से गुजरी, बावजूद होकर वो बयान करना आप लोगों के सामने मैं अपना फर्ज समझता हूं। उन्होंने ये बात बोली कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए 162 अरब रुपए जारी नहीं कर सका, उससे आप हम ये उम्मीद रखें कि वो 1100 अरब रुपए जारी करेगा। अब सही मानों में अगर मैं ऑपोजिशन के बयानात की तरफ चला जाऊं तो ऑपोजिशन कहती है कि जी 162 अरब रुपए जो ऐलान किए गए थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना में जितने वुज़रा मौजूद हैं उनकी जानिब से वो छोटी चवल थी, जबकि 1100 अरब रुपए जो जारी करने की बात की गई उसे बड़ी चवल तस्वुर किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि शहर की जब बात आ जाए और के इलेक्ट्रिक का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और एक बार फिर जिक्र करता चलूं हाफिज नईमुल रहमान साहब का, क्योंकि उन्होंने यही बात कही कि जी एक जानिब शहर डूबा हुआ था और दूसरी जानिब हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब अल अबराज कैपिटल ग्रुप को, जो कि आरिफ नकवी साहब का ग्रुप है, उसको फायदा पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और अपनी गुनहगार आंखों से आज वो टिकट देखकर आ गया। और आज अपनी इस गुनहगार जबान से आप लोगों के सामने वो बयान मैं रखना चाहूंगा कि कराची से ताल्लुक रखने वाले किसी वफाकी वजीर ने कराची में बिजली महंगी करने की मुखालिफत में कोई स्टेटमेंट, कोई सिफारिश वफाकी काबीना के इजलास में नहीं रखी है। अब इस पर जो लोग नए पाकिस्तान का एक मंजन कराची के अंदर बेच रहे हैं उनको भी हदफ तनकीद बनाया जा सकता है और उन लोगों को भी हदफ तनकीद बनाया जा सकता है जो कि सो कॉल्ड अपने तस्वुर किए जाते हैं और जिन्होंने हमेशा से कराची में एक ही मंजन बेचा कि दिया जलाए रखना है। अब उनको थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करना चाहिए कि यहां पर अवाम के दिए बुझ चुके हैं और आप एक दिया कब तक लेके घूमते रहेंगे। दिया नहीं हो गया, 100 वॉट का बल्ब हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, अफसरान के ऊपर आ जाते हैं। अफसरान की तैनाती के ऊपर बहुत तनकीद हो गई। इफ्तिखार अली शलवानी साहब सहाफियों का सामना नहीं कर सके। एक ऐसा कमिश्नर जो कि कराची के मसाइल कमिश्नर बनने के बाद हल नहीं कर सका, उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, पूरे सिंध में दौरे करते फिर रहे हैं और मुसलसल वो एक ही बात कर रहे हैं कि यहां पर बिलावल भुट्टो साहब का हेलीकॉप्टर उतरा था और यहां से चंद कदम के फासले पर हालात ऐसे हैं कि वहां पर टेंट्स मौजूद नहीं है, वहां पर राशन हमने तकसीम किया है, वहां लोग भूख से बिलक रहे हैं और सही मानों में बारिशें खत्म हो गई, लेकिन सिंध के लोग अब भी भुट्टो साहब की जानिब से बनाए जाने वाले उस स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने में मशगूल दिखाई देते हैं। कराची की अगर मैं बात कर लूं तो खुर्रम शेर जमान साहब जो कि कराची डिवीजन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदर भी हैं, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि जी बारिशें कराची के अंदर जो सूरत हाल रही इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत थी और जो सिंध के अंदर सूरत हाल रही इंटीरियर सिंध के अंदर उसकी भी तबाही की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सही मानों में उन्होंने अपने आप को और जितने यहां पर एमएनएज एमपीएस मौजूद थे उनको बड़ी सफाई से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लूं तो एक ही वतीरा सामने आता है कि जो अच्छा हुआ है वो हमने किया है और जो बुरा हुआ है उसका जवाब उनसे जाके मांग लो। अगर यही सूरत हाल चलती रहेगी तो सही मानों में कराची के अवाम इबाम का शिकार रहेंगे कि सही मानों में मैं अपने मसाइल लेकर जाऊं किसके दर पे। अगर गवर्नर साहब मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते सीट से उतर जाइए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते उनको भी सही मानों में हदफ तनकीद बनाया जाता है, अगर सीएम साहब
मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते तो सही मानों में उनका भी घर जाना बनता है। अब मैं अपने मसाइल जाके किन से बयान करूं? मैं मसाइल प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो सिटीजन पोर्टल जारी किया गया है उस पर डाल दूं? तो आज की तकरीर उठा के देख लें जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसा मौजूद नहीं। और जहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाए तो कुछ शख्सियात का जिक्र अगर मैं करूंगा ना ऑन एयर तो अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर डिफेमेशन का नोटिस आया हुआ होगा, क्योंकि पूरे वसूख से और एक मुसद्दिका जराए से वो इतलात मेरे पास मौजूद हैं। जिन लोगों को मैसेज पहुंचाना है मैं उम्मीद करता हूं उन तक मैसेज पहुंच गया होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि इंसान दोस्त फाउंडेशन के रहनुमा कैस शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर फहद शफीक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे अदील अहमद साहब, रुकन सिंध असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, सही मानों में कमेटी का कयाम, वफाकी वज़रा भी उसमें मौजूद हैं, आपके वज़ीर आला साहब जो हैं वो उस कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि मैं क्या समझूं कि वाकई सूबे में और वफाक में इत्तेफाक हो गया है या एक और मंजन आगे चलने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों साथियों को और आपको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, कमेटी की जो आपने बात की है, गौरतलब बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह का तर्ज अमल वफाक की जानिब से है और सूबा सिंध के साथ भी ये तर्ज अमल अडॉप्ट किया जाता है तो ठीक है, सही। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पर PTI की हुकूमत नहीं है। 162 अरब, क्योंकि आपने इंट्रो इतना लंबा दिया है और मैं समझता हूँ कि बात करने की गुंजाइश रह नहीं गई बाकी। 162 अरब रुपए का जो बिन कासिम पार्क में इन्होंने ऐलान किया था, खान साहब को किसी ने बताया कि आपको मामू बनाया गया है, क्योंकि पहले उस पार्क का इफ्तिताह किया मुस्तफा कमाल साहब ने, जी जी, सेकंड किया वसीम अख्तर साहब ने, थर्ड वन हुआ इमरान खान नियाजी साहब ने, ठीक हो गया। तो जब उन्हें पता लगा कि जी तीसरी बार मुझसे जो है ये तख्ती लगवाई गई है और मुझे मामू बनाया गया, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने भी कराची की आवाम को मामू बनाना है और उन्होंने 162 रुपये का ऐलान कर दिया और मामू बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और आज तक 162 रुपये भी उन्होंने कराची की आवाम के लिए खर्च नहीं किए। एक बार फिर कराची आए, एक तरफ उन्होंने गवर्नर सिंध को बिठाया, दूसरी तरफ उन्होंने वजीर आला सिंध को बिठाया और उन्होंने 1100 अरब रुपए की बात की। मैं कुछ दिन पहले आपके एक प्रोग्राम में आया था और मैंने आपसे कहा था कि 798 अरब रुपए का जो पीपल्स प्रोग्राम के नाम से वज़ीर आला सिंध ने जो प्रोग्राम अनाउंस किया, उसके अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। वो 798 अरब रुपए का एक पीपल्स प्रोग्राम के नाम से वो खर्च होने थे। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 302 अरब रुपए ऐड किए, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थे, बिल्कुल 100 अरब रुपए वफाक ने देने। तो एक बार फिर उन्होंने कराची की आवाम को मामू बनाया। तो ये मामू बनाने का जो सिलसिला है तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कंटिन्यू है। अच्छा, बात ये करते हैं, आपने खुरम शेर जमान का जिक्र किया जिन्होंने कोविड-19 की कैटेगरी भी आपको याद होगा डिक्लेयर कर दी थी। बड़े जयद सियासी रहनुमा है माशाअल्लाह। और ये भूल जाते हैं कि जब 2018 का जनरल इलेक्शन हुआ और उस जनरल इलेक्शन में जिस तरह का मेंढक इन्हें दिया गया है, उस मेंढक में वजीर आजम कराची के बैनर्स हमने देखे थे। वजीर आजम कराची से, सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर सिंध कराची से, 6 वज़रा कराची से और बड़े नफीस लोग कराची से और MNAs की सबसे बड़ी तादाद भी कराची से और कसूरवार सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। या तो वफाक के नुमाइंदे या PTI के नुमाइंदे ये तय कर लें कि जनाब चूंकि पाकिस्तान का हिस्सा सिंध नहीं है, इसमें अच्छा हो बुरा हो, ठीक हो गलत हो, इसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आती है, वफाक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूं खुरम शेर जमान साहब की बात इकबाल भाई, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से जवाब मांगने चला जाऊं ना, तो वो कहते हैं कि हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम दें तो किसको दें? 162 अरब अगर हम देने के लिए तैयार है तो हम किसको दें? MNAs को फंड नहीं दे सकते सही मानों में। जी, अपने MNAs को, आपकी हुकूमत करप्ट है सर, हम आपको नहीं दे सकते। चलें, अपने अदील को आप अभी लाइन पर लेंगे ना? जी जी बिल्कुल। अपने MNAs को अदील से पूछिएगा कि अपने MNAs को आपने 15 करोड़ रुपए दे दिए 2 बार, अच्छा, यानी कि 30 करोड़ रुपए। जी जी, वो कहाँ हैं? तो और MNAs कितने हैं? ऐसे ही थोड़ी लिफाफे में रख के दे दिए होंगे सर। काम किधर है? कौन सा काम किया PTI ने कराची के अंदर? एक ग्रीन लाइन मंसूबा
जो नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ था। अच्छा। और गवर्नर सिंध ने एक हफ्ते के बाद नुमाइश चौरंगी पर खड़े होकर कहा कि 80% इसका काम मुकम्मल है और इंशाअल्लाह तब्दीली सरकार अगले आने वाले 2 महीने में इसको मुकम्मल कर लेगी। ठीक है। तो क्या 2 साल में मुकम्मल हुआ? जवाब मिलेगा नहीं। एक मंसूबा दिया इन्होंने 7 सालों में BRT का पेशावर के अंदर। आज ही मैं देख रहा था कि 5 बसें इतने दिनों में जल चुकी हैं। बारिश का पानी उस जगह जगह से टपक रहा है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं है। अच्छा। अब हम एक ही प्रोजेक्ट था जो अनकंप्लीट था और जल्दी में शायद खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। सही। बाकी जो प्रोजेक्ट जितने भी थे वो इस्तेमाल शुदा थे, वो सारे उनको मिल गए माशाल्लाह। अच्छा जी। चले ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं सिंध के, मेरे साथ मौजूद हैं। फहद भाई थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा सर। सही मानों में आप लोगों पे जो तनकीद बन रही है वो ये बन रही है कि जी आप लोग बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत पे जिन्होंने 2 साल हुए इक्तदार संभाला है। आप लोग पीपल्स पार्टी वालों पे तनकीद नहीं कर रहे जिनको 12 साल हो गए सिंध के अंदर इक्तदार संभाले हुए। कुछ बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वफाकी हुकूमत पे तनकीद हम नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत पे तनकीद आज उनके इत्तेहादी, उनके अपने कौमी असम्बली के रुकन वो खुद कर रहे हैं। इनको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ना, वो लड़ रहे हैं असम्बली में। यार ये कौन सा तरीका है? आज तक आपने सुना है कभी कि असम्बली में गवर्नमेंट जो पार्टी अपनी इख्तिदार की पार्टी के MNAs लड़ गए आपस में? ये तो अपोजिशन वालों से लड़े तो समझ में आता है। अच्छा। आमिर लियाकत और वो इमरान खान के राइट हैंड वो लड़ गए आपस में, वो मोटरवे वाले। अब दूसरी चीज़ ये कि देखें, सिंध की जहाँ तक बात करी आपने, मेरे भाई ने बात की कि आपने मामू बनाया 1100 अरब पे। सही है। जिसमें से 800 अरब के पैकेजेस सिंध गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर चुकी थी, ये मुझे भी पता। ठीक है। उसके बाद 300 अरब आपका जो आपने अपना शेयर डाला। जी। अब दूसरी चीज के आपने देखा होगा कि उसके 2 दिन बाद एक तो तर्जुमान इतने वफाकी गवर्नमेंट के कि समझ में नहीं आता किसकी बात कंफर्म है। ठीक है। शिबली फराज ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने आके ब्रेकअप्स बताना शुरू कर दिए कि ये पैसे इधर से आएंगे, ये पैसे इधर से आएंगे। 125 अरब बहरिया टाउन जो देगा वो लगेंगे ये 1100 अरब में। तो सर उसूली बात है ना, कराची के अंदर ही जमीन है ना। उसूली बात है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या दिया, आपने क्या दिया कराची को? अच्छा। 162 अरब रुपए को जो आप बेवकूफ बना के गए थे पहले, उसके बाद यहाँ आके आपने दोबारा 1100 अरब का अनाउंस कर दिया पैकेज। उसके बाद फिर आपकी बातों में तसाद था। अच्छा। आपके 2-3 जो भी तर्जुमान है वहां से वो उसको क्लियरिफिकेशन देते रहे, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया। इतनी बड़ी तादाद में वही वाली बात कि इनके जो इत्तेहादी हैं नफीस लोग, उन्होंने इसके ऊपर बयानात दिए हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि मेरे भाई, आप इस चीज को आप अवाम को रियलाइज कराएं कि आप काम करना चाहते हैं। आपने 100 दिन के वादे किए, 1 साल के वादे किए, 2 साल के वादे किए। चले फहद भाई बिल्कुल कौन सा हट के बात करते हैं ना, पूरा हुआ? उससे हट के बात करते हैं। चले आप मुझे एक बात बता दें, इनसे मुतमईन है आप? किन से? इन लोगों से, सिंध हुकूमत से मुतमईन है? सिंध में जो कारकर्दगी है, कराची में जो कारकर्दगी है, मुतमईन है आप? सिंध हुकूमत से मैं अपनी बात अगर करूं तो आपको स्ट्रेट अवे बात बताऊं कि जो सिंध हुकूमत काम करती है, पिछले दिनों बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, रोडों पे नजर आए, बारिश का जो स्पेल था। नहीं, देखिए जो रियलिटी है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। जब से बिलावल भुट्टो ने टेक ओवर किया जी पीपल्स पार्टी, जब से पीपल्स पार्टी काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। कराची में भी बहुत काम हुए, अभी बारिश के स्पेल में जहां पे नहीं कर रहे वहां इख्तिलाफ है। 10 दफा इख्तिलाफ है। ट्रांसपोर्ट का जो वजीर ट्रांसपोर्ट थे नासिर हुसैन शाह, उन्होंने 10 दफा वादा किया, उन्होंने नहीं किया। मैं बोलूंगा 10 दफा कि भाई आपने नहीं किया, लेकिन जो चीज की है। अच्छा, उवैस कादिर शाह साहब कर रहे हैं, नासिर शाह साहब ने नहीं किया, उवैस कादिर शाह कर रहे हैं। देखिए जो उन्होंने वादा किया ना जब वो थे, अच्छा। 4 दफा उन्होंने वादा किया, नहीं किया। अब जो सर आप लोग भी तो विफाक में रहे ना फहद भाई, सही मानो में ये जो मंसूबा यहाँ पे ग्रीन लाइन का चल रहा है, ये आप लोगों का दिया हुआ मंसूबा, तो मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। बाद में तख्ती लगा दी गई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे सर मैंने माना सर, मैं मान लेता हूँ। नहीं मैं मानता हूँ सर, मैं ऑन एयर बोलने के लिए तैयार हूँ। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ, ठीक है। एक बात ये आपको बता दूं कि आपने मान लिया जी, नेपरा का नोटिस ना आ जाए। नहीं, पैमरा का नोटिस आएगा, नेपरा का नोटिस ना आ जाए। और एक बात मैं बता दूं कि आज भी मीडिया यरगमाल है। अच्छा चले वो बात अलग, वो अलग डिबेट चली जाएगी। मुझे बस इतना बता दें सर कि ग्रीन लाइन मंसूबे के अंदर सिंध हुकूमत का शेयर कितना था? सिंध हुकूमत का शेयर ये था, ऑपरेशनल जितना भी सिस्टम था वो सिंध हुकूमत ने करना था। अच्छा। जो हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, KIDCL इसको देख रहा था प्रोजेक्ट को,
और जैसे बात की इकबाल भाई ने कि जिस वक्त गवर्नर सिंध मतलब आने के बाद 3-4 दिन के बाद वो आके खड़े हुए हैं, KIDCL का जो अपना उनका इंचार्ज था वो भी खड़े हुए थे साथ, और उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि 80% ये मंसूबा कंप्लीट है, हम 2 महीने में इसको ऑपरेशनल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा जो इनके साथ मुआहिदा था वो ये था कि जो भी इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल होगा वो पीपल्स पार्टी, और क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी थी, वो सिंध गवर्नमेंट देखेगी। वो अच्छा। वफाक आके नहीं देख सकती। सही है। उसमें डिलेज होते रहे, जो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग थी, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इनके टेंडर्स थे, वो नहीं बने। उसके बाद आके इन्होंने उसमें चेंजिंग कर दी कि टोटली वफाक देखेगी। अच्छा, सही है, ठीक है। PTI की गवर्नमेंट जी, ने। जी। तो देखिए, बसें किसने लेनी थी? सिंध हुकूमत ने। सिंध हुकूमत ने ठीक दी है। थी। बसें और उसका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सिंध गवर्नमेंट ने देखी सही। थी। लेकिन उस वक्त तक वो मंसूबा कंप्लीट ही नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताऊं कि ये लेट क्यों हुआ था। इसकी एक्सटेंशन हो गई थी, कायदे आजम के मजार पे जो नया बना था, जी, जी। ये इस वजह से लेट हो गया था। दूसरी चीज के इमरान इस्माइल ने आके बोला 80% मंसूबा कंप्लीट है। आज जो ये रोना धोना MQM के चेयरमैन ने लगाया कि नालों के ऊपर बन गया, ये बन गया, तो भाई KIDCL की कमेटी का आप मेंबर थे, जिधर जिधर से गुजर रहा था वो मेंबर था, चेयरमैन। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? चले, क्यों आवाम को बेवकूफ एक बना? ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आया जो सवालात मेरे जहन में हैं वो भी पूछूंगा, और जो सवालात ऑपोजिशन जमातों की जानिब से छोड़े गए हैं वो भी पूछना उनसे फर्ज बनता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंसान दोस्त फाउंडेशन के रहनुमा कैस शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैस भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, आपने भी कहा दादू में भी काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है, लेकिन मुझे तो कराची में कुछ नहीं दिखाई देता। अब सही मानों में ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा सियासी तबसरा आपसे मैं लूंगा नहीं, क्योंकि सही मानों में कहीं और चली जाएगी गुफ्तगू। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आया जो काम अब होंगे वो सही मानों में आवाम की उम्मीदों के मुताबिक होंगे, और क्या आवाम कोई काम कराची में होने की उम्मीद कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने अली बुलाया। और मेरे साथ तो जो मेरे बड़े फेवरेट हैं फाद भाई, वो हैं, क्योंकि मैंने औरंगी में बड़ा काम किया है। अच्छा। और फाद भाई ने वहाँ पे बहुत काम करे रेगुलरली, और साथ ही माशाल्लाह PPV के कमांडिंग बंदे हैं इकबाल भाई जी। अच्छा, बहरहाल इसमें पीपल्स पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम अभी तक कराची में नहीं किया। मैंने औरंगी विज़िट किया, यूसुफ गोट, समू गोट और इब्राहिम हैदरी, कुरंगी, मैंने पूरा एरिया कराची, जब बारिश हुई तो मैंने सारी जगह विजिट किया। कहीं पे कोई MNA MPA किसी भी पार्टी का नजर नहीं आया। पानी हटा तो थोड़े से जल्द से जुलूसों में आना शुरू। पानी के वक्त सिर्फ मैं आई फील प्राउड के जो हमारे मुल्क के NGOs हैं उन्होंने ही कराची चलाया है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैंने बहुत काम होते देखा, और खास तौर पे मैं सबसे ज्यादा थैंक्स कहूँगा हुनैद लखानी का, जी जी बिल्कुल, जिन्होंने मुझे कहा कि आप एक विजिट करो इन एरियाज में, किसी की छतें टूटी हों, दीवारें टूटी हों, तो उसको हम बैतुल माल से रेनोवेट भी करवा के देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैंने बहुत से दी, और मैंने बहुत कोई ओवर 200 के करीब लोगों के घरों को मेंटेन करवाया, रेनोवेट करवाया, जिनके बारिश के पानी में था की वजह से टूट गए थे। लेकिन इस वक्त जो एक मेजर मसला आया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स मेरे साथ हैं, वो पॉलिटिक्स को करेंगे, मेजर जो मेरे पास जो सबसे ज्यादा डिमांड आई वो है फीसेस की, स्कूल्स की। सही, लोगों के पास इस वक्त पैसा नहीं है, जिसके लिए मैं सईद गनी साहब के पास भी गया और उनको मैंने कहा कि स्कूल से फीसिस की कोई इंस्टॉलमेंट्स करवाएं, क्योंकि लोगों के पास अब फीसिस के पैसे नहीं हैं और वो बड़े दे आर फीलिंग वेरी स्केयर्ड कि मैं बच्चों को हम भेजेंगे तो पता नहीं स्कूल वाले लेंगे कि नहीं लेंगे। और फिर दूसरा प्रॉब्लम स्कूल वालों के साथ भी है कि स्कूल की बिल्डिंग्स भी रेंट पे हैं, उन्होंने भी रेंट देना है, उनको भी ओनर्स तंग कर रहे हैं कि जी हम भी आप खाली कर दें स्कूल। तो ये इस वक्त मेजर प्रॉब्लम जो आया हुआ है वो आया हुआ है स्कूल्स का और फीसिस का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक्शन लेके उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए। और फिर मैं इधर एनजीओज को खास तौर पर मैं सैलानी ट्रस्ट बशीर साहब से भी मिल के आया जी जी, और माशाल्लाह एनजीओज ने काफ़ी सपोर्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट को, और प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े चेक्स भी दिए थे कोरोना के लिए। तो मैंने उन्हीं के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि भाई इस दफ़ा आप लोग मेंटेनेंस पे भी लगाएं, आप राशन राशन कहते रहे हैं, जेडीसी ने बहुत काम किया, सैलानी ने बहुत काम किया, छीपा ने बहुत काम किया, सारी मरनी ने। सर मेरी नजर में काम ही इन लोगों ने किया, सारा काम इन्होंने किया। अब मैं ये फलाही रियासत नहीं रही ना, फलाही तंजीमों की रियासत बन गई है। थोड़ा सा इस मेंटेनेंस पे जाएं, लोगों के फर्नीचर खराब हो रहे, गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आपको आ रही। अच्छा, आपको इनको मैंने कहा कि घरों की रेनोवेशन के लिए कुछ पे कर दें, और ये एक्सपेंसिव नहीं है, लोगों के 20 गज 30 गज के घर हैं, उसके लिए इन एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग निकले, राशन थोड़ा सा 20% कम कर दें। राशन का अल्लाह का, रिज़्क का देने का अल्लाह का वादा है। सही, आप इस पे जाएं। अभी आप फहद भाई से पूछ लें कि औरंगी में इनके इलाके में क्या पोजीशन है, लोगों के घर लैंडस्लाइडिंग से टूट गए हैं,
लोगों के पास पैसा नहीं है कि दूसरा घर किराए पे लेके उसका डिपॉजिट दे सकें। और मैं जब जाता हूं उन एरियाज में, मुझे लोग देख के गले लगाते हैं, खवातीन आती हैं, उनको पता है ये कौन आया हुआ है, और उनकी जो मैं अकेला होकर जो हेल्प कर सकता हूं वो मैं करता जा रहा हूं। मैं रुकूंगा नहीं इंशाल्लाह, जब तक मैं हूं इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। हर मंथ, हर वीक में निकलता हूं डिफरेंट एरियाज में। लेकिन इस दफा एनजीओस को राशन कम करके रेनोवेशन और फर्नीचर के लिए कुछ फंड रख के विजिट करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस बिल्कुल ऐसा ही है। इकबाल भाई, जनाबे वाले, एक बार फिर आपके करीबी दोस्त और इंतहाई मोहतरम खुर्रमशेर जमान साहब का जिक्र करता चलूं। उन्होंने कहा कि बिलावल ने अपने दौरों में लोगों की इमदाद के बजाय बल्दियाती इंतखाबात का चूरन बेचा। फर्जंदे जरदारी अपने वालिद की दास्तान करप्शन भी सिंध के आवाम को बताएं तो ज्यादा अच्छा। इस पर मैं क्या कहूँ, दिल बहलाने के लिए उन्होंने तो तीर मारा है, आप चाहे तो तोप चला कह दिया, ठीक है, उनकी जबान है, उनका मुंह है, जो चाहे बोले। अच्छा। लेकिन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के उन एरियाज का विजिट किया जो बारिश से मुतासर हुए थे, ठीक है, और वो देखना चाहते थे कि वहाँ पर लोगों की क्या सूरत हाल है। जिसमें मैं बताऊँ आपको, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वो 2 बार गए, डिस्ट्रिक्ट मलीर में 1 बार गए, और यूसुफ गोड भी गालिबन वो गए थे। और यहाँ से रास्ते में जाते हुए वो केडीए चुरंगी में भी लोगों ने उनको वेलकम किया, और बिल्कुल अनअनाउंस जो है वो उनका विजिट था, और हज़ारों लोगों ने उनको वेलकम भी किया। अच्छा। और कराची के ही लोग थे, वो बाहर से नहीं आए थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन की बिलावल साहब की इन सारी स्पीचेस को उठा लें जो इन्होंने अभी बारिश के बाद चेयरमैन ने विजिट किया, किसी एक स्पीच में, क्योंकि मैं हर इवेंट में मौजूद था, किसी एक स्पीच में बिलावल साहब ने बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। ना कोई इलेक्शन कैंपेन की बात की है, और ना ये कहा है कि जी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को आपने वोट देना है। अच्छा। ये जरूर कहा कि सीएम मेरे साथ है, वज़ीर बल्दियात मेरे साथ है, वज़ीर तालीम मेरे साथ है, वो विजिट पे साथ है, और हर विजिट पे साथ थे। और उन्होंने कहा कि आपके मसाइल ये हल करेंगे, ये हल नहीं करेंगे तो मैं इनसे जवाब तलबी करूंगा, और ये आपके पाबंद हैं, आपके मसाइल हल कर देंगे। इस तरह की स्पीचेस हुई थी। अब मुझे नहीं पता खुर्रमशेर जमान साहब नींद में थे, या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सुन लिया था, या फिर उन्होंने अपने नफीस भाइयों को सुन लिया, किसको सुना ये खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि वो तो कोविड की भी, कोविड के डेफिनेशन में बड़े अच्छा अंदाज में। एक काम करें ना, आप छोड़े खुर्रमशेर जमान साहब को, मेरी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें सर। आप एक बात मानते हैं सर, बारिशें हुई, जी जी, सैलाबी सूरत हाल हुई, लोग बेघर हुए, ठीक है, लोगों के घरों में परेशानियां आ गई। सर, कोई एक आर्जी आरामगाह जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो बना दी गई हो, जहां पर लोग जो है जिनके घर टूट गए हैं लैंडस्लाइडिंग में, वो वहां जाके रिहाइश इख्तियार कर सकें? अच्छा, चले इसका अभी हल कर अगर मेरे नॉलेज में नहीं है जी, अभी हल कर लेते हैं। अच्छा, ना, मैं अभी आपको गिनवाना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे जी गिनवा रहे हैं, मैं आपसे नहीं बोलूंगा सर। चले ना, हम 4 लोग, कि आप गिनवाएं। नहीं, मैं चाहता हूं 4 लोग हैं, ठीक है, कल का कोई टाइम रख लें। शेख साहब एनजीओ चला रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है। इन्होंने जो तजावीज दी वो भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, बहुत सारी बातें जो समझने की जरूरत है और हमें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई, मैं कह रहा हूं सुबह चले, नहीं किया, सुबह चले, अच्छा, सुबह चले, जहां कराची में कैंप्स लगे हैं, मैं आपको विजिट करवाता हूं। ठीक है, अगर आपको उनकी फोटोज और वीडियोस चाहिए तो वो भेज देता हूं। अंदरूनी सिंध में कैंप्स लगे हैं, सब जगह लगे हैं, थर कोई एरिया नहीं है जो शेख साहब का इख्तिलाफ ही है, वो कह रहे हैं नहीं जी कुछ नहीं बनाया। शेख साहब को बोला आप सिर्फ सुपर हाईवे पे जो आपने फार्म हाउस बनाए वहां पे जो आप डिलीवर करते हैं, बस आप वो डिलीवरी करें, बाकी छोड़े, सवाल कर रहा हूं, बाकी छोड़े, उनको बोले वो तो। अच्छा, मेरी बात सुने जी, हलीम आदिल शेख के ऊपर कितने एकड़ अराजी का कब्जे का केस चल रहा है? सर चल रहा है, एंटी करप्शन चल रहा है ना, बिल्कुल। लाला रहीम साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में जो है फाइल पेश की है। देखिए, उन्होंने लाला रहीम ने केस सबमिट किया है, उसके अलावा भी एंटी करप्शन ने केस जो है वो बिल्कुल तैयार करके कोर्ट में उसकी जो है वो डेट ही नहीं लगती। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे आप? तो सर वो ऐसे शख्स के आप, उस पे मैं क्या बोलूं सर, ऐसे शख्स के बारे में, मैं सिर्फ ऐसे शख्स के बारे में सुनिए ना सर, सही है, मैं आप खोलें, बिल्कुल खोलें। आप 88 से पीपल्स पार्टी को खोल रहे हैं, कुछ नहीं खोल पाए, अच्छा, अभी भी खोल लें, जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जुल्फिकार अली भुट्टो से पीपल्स पार्टी को खोलते हुए आए, फिर भी कुछ नहीं खोल पाए। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे तो उनको गद्दार करार दिया गया, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी तो उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, वो दुनिया में नहीं तो आसिफ अली जरदारी को। और मैं समझता हूं जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे तो कोई उन्हें भी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहती है। अच्छा, और इन इल्जामात का सामना, घुमा दिया, इन इल्जामात घुमा नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आ जाए विजिट पे, मलिर चले समोगोट, एक मिनट, मलिर चले समोगोट, अच्छा, हॉक्स में चले मेरे साथ, अगर कैंप आपको नहीं मिले, मैं बोल रहा हूं झड्डों की बात करें, मैं चले मेरे साथ, दादू की बात मैं तो कह रहा हूं कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं। आप अपनी बात करें, मैं तो उस आदमी को वकार समझता हूं। देखिए मेरी बात सुने, और पाए का झूठा, शायद अपने लीडर से भी बड़ा झूठा इंसान है वो। देखिए मेरी बात सुने, आपने जितने भी जिले में आप सिंध के गिनवा रहे हैं ना, जी जी,
खुदा की कसम आप नहीं चलते, सिर्फ अपना कैमरामैन भेजें। अच्छा। और अगर इन जिलों में कैंप्स नहीं लगे हुए तो आप मुझे आइंदा किसी प्रोग्राम में यहाँ मत बुलाइए। चलें ठीक है, अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, हलीम आदिल शेख साहब को टारगेट मिला हुआ है कि इंटीरियर में जाके ढूंढो कि कहां पर हुकूमत क्लैप्स कर गई है सिंध के अंदर। और अगर कराची की मैं बात कर लूं तो जी खुर्रम शेर जमान साहब के पास ये जिम्मेदारी मौजूद है। आप जरा पैकेज के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, कोई इत्तेफाक हो गया है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं सबसे पहले तो हलीम आदिल शेख साहब को उनकी मैं तारीफ करूंगा और उनको एक जबरदस्त काम वो कर रहे हैं, जिस तरह वो अंदरूनी सिंध में जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, सैलाब से मुतासरा लोगों में राशन तकसीम करना, उनकी आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए तो जो आपने पैकेज के हवाले से कराची के हवाले से, तो कराची जो है वो इस मुल्क का माशी हब है, सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का चेहरा है और सिंध को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है और पाकिस्तान का भी जो है वो इकोनॉमिक इंजन है। और बदकिस्मती से दहाइयों से जो है वो निगलेक्टेड भी है। निगलेक्टेड इन द सेंस के जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तरक्याती काम डिजर्व करता है ये शहर, वो नहीं मिला, बल्कि अच्छा, मेरी गुजारिश है कि जरा अदील भाई को जो है वो दोबारा कॉल मिला लें, उनकी लाइन में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अदील अहमद साहब अपना जवाब मुकम्मल कर लें तो जरा फिर सिंध हुकूमत की तरफ आऊंगा और फिर साबिका वफाकी हुकूमत के ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आता। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद साहब, उनको दोबारा कॉल मिलाई गई है, वो दोबारा मेरे साथ मौजूद होंगे। अब भी उनका रोना धोना वही है। मैंने उनको जो सवाल किया था उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसको घुमा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, कराची माशी हब था और कराची माशी हब इस लिहाज से भी था कि वो जी 95% रेवेन्यू सिंध को प्रोवाइड करता है, 70% रेवेन्यू वफाक को प्रोवाइड करता है और सही मानों में सिंध का चेहरा अगर कहीं देखना है तो वो कराची को देख लें तो ज्यादा सही है। फाद शफीक साहब, जनाबे वाला, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा सर, क्योंकि अदील अहमद साहब को कॉल मिलाई जा रही है। फाद भाई, एक चीज बता दें सर, पहली बात तो ये कि सही मानों में अगर सूरत हाल को देख लिया जाए, शहबाज शरीफ साहब भी यहां का दौरा करके गए, कुछ लोगों ने उस पर भी तनकीद की और सबसे ज्यादा तनकीद इस बात पे हुई कि कल तक जिसको बोला जाता था कि पेट फाड़ के पैसा निकाल लूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा, उसके साथ जाके बैठ गए। तो सही मानों में इस पे कोई जवाब बनता है सर? ये कौन बोल रहा है सर? ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं आपके, सही मानों में आपके पार्टी रहनुमा थोड़ी बोल रहे होंगे। नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है। नहीं, ऑपोजिशन में तो हम है ना। नहीं सर, सिंध में ऑपोजिशन में वो है। अच्छा, अब देखिए मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात क्लियर की थी, क्योंकि फैसल ईदी के पास जब बैठे हुए थे तो मैं मौजूद था, वहाँ पे ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने उस वक्त उस जेस्टर में बोला था और उसका अजाला भी किया था। अब दूसरी बात जहाँ तक आपकी रही कि शहबाज शरीफ ने यहाँ पे विज़िट किया, सारी चीज़ें की, ओपन ग्राउंड है। शहबाज शरीफ क्योंकि हमारी पार्टी के सदर है, इस वक्त वो आए यहाँ पे, हमने उनको इनवाइट किया था कि कराची का दौरा करें मुख्तलिफ, क्योंकि हमने फैसल ईदी के पास जाना था, हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे डिफरेंट एरियाज़ में जो करने थे। वो प्रोग्राम्स दौरे की शक्ल में हो गए क्योंकि अवाम का हजूम इतना था कि वो उतर ही नहीं सके गाड़ी से। 1-2 जगह पे तो ये भी हुआ, सही है। कुछ ताज़ियत थी लोगों से करने के लिए। दूसरी बात ये कि देखिए शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर, आज आपने असम्बली का इजलास देखा होगा, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो आज एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था जो कोटी पहन के बैठा हुआ था, वेस्ट कोट, और वो अजीब किस्म की बातें कर रहा था, वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, जो इसाक डार और मियां नवाज शरीफ के लिए आज उल्टी सीधी बातें कर रहा था। क्या आज तक किसी वज़ीर आज़म को, चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट के किसी को आपने देखा है इस तरीके की बातें करते हुए? आज भी शायद वो आदमी ये समझता है कि हम अपोजिशन में हैं, टीवी देख के उसको डॉलर की प्राइस पता लगती है, अपने लोगों को संभाल नहीं पाते। फहद भाई थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट जाएंगे। चले मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा हूं, सवाल का जवाब देने, फिर मैं अदील साहब आ गए, मैं उधर ही आ रहा हूं जी, मैं उधर ही आ रहा हूं। अच्छा,
तो शर्म आनी चाहिए इमरान खान नियाजी को कि जिस तरीके से आज उन्होंने असेंबली के अंदर अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसाक डार और मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, शर्म आनी चाहिए उस एक एक इनके वुज़रा को, अच्छा। एक एक एमएनए को, सही। एक एक सेनेटर को, फाद भाई, कि एक जो सिंपल कहके लगा सवाल रहे का थे जवाब इसके दे ऊपर रहे हैं। वहां पे बैठे सिंपल हैं। सवाल का जवाब दे रहे हैं। शेख इन्होंने रशीद साहब का खेल का स्टेटमेंट मैदान बना है। दिया। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट है 29 तारीख से पहले मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन अलग हो जाएगी। यार वो कुछ शेख बोलना रशीद चाहेंगे? के लिए बात करके ना अपने अल्फाज आए, नो कमेंट्स। अच्छा चलें, ठीक है। अदिल अहमद साहब मेरे साथ आ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अदिल भाई, मैं चाहूंगा कि सही मानों में आप अपना जवाब मुकम्मल करें। खानदानों को हिट किया। गालिबन नवाज जो है वो तक नहीं पहुंच पा रही थी टेक्निकल वजह से। जी जी सर। सबसे पहले तो लेट्स सी। आपने कराची पैकेज के हवाले से बात की। कराची पैकेज देखें, कराची मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान का इस्लामिक इंजन है, सिंध का खिलाफा है, सिंध का चेहरा है और सिंध को 95% रेवेन्यू देने वाला शहर है। तो जिस तरह से डिजर्व करता है कराची में जो तरक्याती काम होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो आज तक किसी हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली इसमें हुआ है। और कराची की मुसलसल ज़िबो हाली और मुसलसल तबाहकारी जो इन हालिया बारिशों में खुलकर नाकामी और नाअहली यहाँ के हुक्मरानों के सामने आई, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची के बेहतरी के लिए, कराची को सहारा देने के लिए और सिंध हुकूमत को असिस्ट करने के लिए, इसमें सिंध हुकूमत जो है वो उनको उनकी मदद करने के लिए उन्होंने कराची के लिए बड़ा मुफस्सिल पैकेज बनाया, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती शोबे जो है वो शामिल किए गए, जिसमें ट्रांसपोर्ट का, जिसमें पानी का, जिसमें सीवरेज का, जिसमें कराची के नदी नालों का, जिसमें कराची के कूड़ा करकट का, कराची के कचरे का ढेर जो बन गया है, इसको साफ सफाई और एक प्लान देने के लिए एक मुरक्कब किया गया 1100 अरब रुपए का पैकेज, जिसमें 72% जो है वो फाइनेंशियल शेयर फेडरल गवर्नमेंट का होगा और बाकी 28% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड करेगी अपना। तो और इसकी एक टाइमलाइन दी गई है कि स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो मंसूबे जो मैक्सिमम 3 सालों में कराची में मुकम्मल होंगे। और इसके लिए एक आला सतही कमेटी भी बनी है, फिर एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनी है जो कि मॉनिटर करती है। अदिल भाई, ये सारी चीजें जो आपने मुझे अभी बताई हैं सर, ये सब चीजें मैं पढ़ चुका हूं बार के अंदर। मुझे खाली इतना बता दें सर, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होने जा रही है, क्योंकि सही मानों में ऑपोजिशन का ये मौकिफ है कि जो प्राइम मिनिस्टर 162 अरब पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सका, वो 1100 अरब पे करा देगा। ये मजाक से कम नहीं है। 162 अरब पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सका, इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। उस 162 अरब रुपए के पैकेज में ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उस पर दिन रात काम चल रहा है तेजी से। उस 162 अरब रुपए के पैकेज में मंगोपीर रोड का जो काम था वो करवाया गया। उस 162 अरब रुपए के पैकेज में जो है वो ग्रीन लाइन का जो फ्लाईओवर थे 6 वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनका इफ्तिताह भी हो चुका है। उस 162 अरब रुपए में जो है वो कराची का KPT टू पिपरी जो फ्रेट कॉरिडोर है वो बनना था, जिसपे काम चल रहा है। वो इंशाल्लाह जल्द उस पे जो है वो इसका इफ्तिताह होगा और शुरू होगा वो। इसके अलावा और भी उस सर, ये जितने काम आपने गिनवाए हैं अदिल भाई, ये किसके जरिए करा रहे हैं आप लोग जी? ये जितने काम आपने मुझे गिनवाए कि ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन चुके हैं, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, ये बताइएगा ये सारा पैसा किसके जरिए लग रहा है कराची के अंदर? ये इसके तो मुख्तलिफ वो हैं। SIDCL एक सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कंपनी बनाई गई है, उसके जरिए जो है वो इसके ये प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर की बात है वो KMC के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ था। इस तरह से बाकी जो KPT टू पिपरी का फ्रेट कॉरिडोर है वो भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। फिर इसके साथ जो ग्रीन लाइन का काम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो भी काम हो रहा है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। लेकिन अदिल भाई एक मिनट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अदिल भाई थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, मैं नहीं बोल रहा, आपके इत्तेहादी बोल रहे हैं कि जी बता दें कि ये जो पैसे अनाउंस किए गए
किसके हाथों के जरिए ये कराची में लगेंगे, क्योंकि अभी भी वो इबाम का शिकार है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वफाक की जिम्मेदारी बनती है कराची के अंदर डेवलपमेंट कराना, और उनके 14 एमएनएस को तो कराची में कोई जानता भी नहीं है। ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की अपनी पार्टी के कितने एमएलए बनती है? सर ये तो उन्हीं से जवाब ले लेना, उनके सवाल का सर आपके इत्तेहादी मौजूद है, आप ये बात करें ना सर। 4 एमएनएस मौजूद हैं, आपको नहीं पता कितने? नहीं मुझे तो पता है सर, मैं कह रहा हूं आपके इत्तेहादी हैं, आप पे तनकीद कर रहे हैं। देखें, इत्तेहादियों की तनकीद मानी इसलिए नहीं रखती कि इत्तेहादियों ने अगर तनकीद कर दी है तो उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो कराची की हर कमेटी में बैठे हुए होते हैं, वो हुकूमत में साथ बैठे हुए हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर तक एक्सेस है, अपने काम वो करवा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी जो मुतालबात हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। तो बजाय मीडिया पे आके जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने के, जो उनके पास फोरम मौजूद है, अगर उन्होंने तनकीद करनी है तो वहाँ जाके तनकीद करें। और इसके अलावा इनके जो अपने एमएनएज एमपीएस मौजूद हैं उनको जरा निकालें, बात फूट लगे उनको, थोड़ी सी आवाम के सामने आए वो। तो वो बजाय हमने सब देखा है कि 14 एमएनएज अगर कराची में हैं और बाकी एमपीएस हैं और मेरा अपना हल्का है, मुझे अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही होता हूँ, अपने लोगों के इश्यूज के लिए होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम हम अपने हल्के में करवा भी रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक सीवरेज की लाइन जो है उसकी जो डल रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पर मैं बैठा हूँ इस वक्त भी। अच्छा अदील भाई एक चीज बताइएगा सर, एक जाने खुर्रम शेर जमान साहब को आप लोगों ने जो है वो काम पे लगाया हुआ है, दूसरी जाने भली मालिक शेख साहब को लगाया हुआ है, जिनका काम ही सिंध हुकूमत पर तनकीद है। थोड़ी सी इस बात को जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा जनाबे वाला, एक जानिब आप साथ बैठा रहे हैं सिंध हुकूमत को, दूसरी जानिब उन पे तनकीद चल रही है, क्या सियासत में ये चीज जायज है? देखें, सिंध हुकूमत जो है वो तनकीद वाला काम ना करें तो उस पर तनकीद नहीं होगी। अच्छा, अगर वो तनकीद, अगर उन्होंने कोई काम किया होता, जी जी, कराची को कुछ उन्होंने कराची के आंसू पहुंचे होते, सिंध में उन्होंने कुछ काम किया होता, तो आज जरूरत नहीं पड़ती वफाक को सिंध हुकूमत को असिस्ट करने की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारी आई थी, पिछले 5 साल का टेन्योर हम गुजरा है, किसने हमें असिस्ट किया था वहाँ पे? फेडरल गवर्नमेंट तो हमें एक राइट ऑफ वे नहीं दे रहा था, ग्रीन बस जो हम बनाना चाह रहे थे। तो केपीके में दूध और शहद की नहरें मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं? पंजाब में भी केपीके के आप हालात देख लें 7 साल पहले के, और आज जाके आप केपीके में देख लें, वहाँ पे जदीद तरीन दुनिया का जो है वो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे शुरू करवा चुके हैं। 5 बसें चल गई हैं बीआरटी की, जबरदस्त किस्म का 5 बसें चल गई हैं अदिल भाई बीआरटी में जो है वो चंद दिनों में वो कर चुके हैं। चलें ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू तरक्याती काम हुए हैं। चलें मैं सिंध हुकूमत से जवाब ले लूं जरा आपके सवाल का। शहर है कराची का, आप मुझे दिखाएं कराची के शहर में रेस्क्यू 1122 की सर्विस मौजूद है? आपने बनाई? अरे सर पंजाब में आपने बनाई? जी अल्लाह जो है नहीं, पंजाब में आपने बनाई है ये प्रेजेंटेशन खत्म हुई हो अली भाई, आगे बढ़े। आज हर फाटा हर उसमें जो है जिले में अदिल भाई से सवाल करें। चलें ठीक है, इकबाल भाई आप तो ऐसे काम ही ना करें ना कि आप लोगों पे तनकीद हो, वो ये कह रहे हैं। किसने असिस्ट किया वहाँ, जबरदस्त काम किया, तरक्की की। चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ अच्छा आप अदिल भाई अच्छा जवाब दे दो। एक मिनट अदिल भाई, केपी में आपने काम किया इसलिए केपी में दोबारा वोट दिया आपको? मुझे पता नहीं है कौन सा आप मुखातिब है। नहीं इकबाल बात कर रहे हैं, इकबाल शान बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, केपी में आपने परफॉर्म किया इसलिए दोबारा जीते केपी से आप? मैं केपी के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि केपी में जो परफॉर्म किया है वो सब सर इकबाल भाई सर देखिए सही मानो में सर मेरी बात सुने, पंजाब में एक मिनट, जैसा नजरिया वहां चल रहा है वैसा यही चल रहा है। देखिए मेरी बात आप सुने, अपना जवाब दे देना सर, आप लोग ऐसा काम ही ना करें। सुने पीटीआई के दोस्त कहते हैं केपी में हम इसलिए जीते कि हमने बड़ा परफॉर्म किया। अच्छा तो भाई ये फार्मूला सिंध पे लागू क्यों नहीं होता? अच्छा, और अगर ये बात दुरुस्त है कि जी केपी में बड़ा काम हुआ तो 7 सालों में उन्होंने एक बीआरटी दी और एक ही दी, जिसके बाद 5 बसें आज जल चुकी हैं। 12 सालों में एक बात 12 तो इकबाल भाई सही मानो में लेकिन बात भाई आ गई सर, पीपल्स पार्टी से भी यही जवाब सुन लेना, वो यही वो भाई सुन ले, बर्दाश्त पैदा करे, 1 मिनट के लिए चुप हो जाए, मैं अपनी बात करूं। आपको इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे थे, सुन ले 2 मिनट। 1 मिनट अदिल भाई मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी जी इकबाल भाई हो गई बंद, डिसाइड आप पहले आपके सेल आपका स्विच ऑफ करें पहले।
सवाल जवाब जो है वो होस्ट ओ भाई स्विच ऑफ करें पहले यार। मैं अदिल सुन भाई आपकी ले, तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। इकबाल आपकी सच्ची झूठी बातें इतनी देर से सुन रहे थे हम। इकबाल भाई सर, इकबाल भाई, मैं आ रहा हूँ अदिल भाई, सवाल मैं ही करूंगा आपसे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जवाब सुन ले मेरा। जी जी भाई सुने, जिस तरह केपी ने बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा हो जाएगा, मुकम्मल कर ले भाई, मुकम्मल कर चले, ठीक है, आप ले। अली एक मुकम्मल मिनट मुकम्मल कराएं इनसे पहले। नहीं तो ये होनी चाहिए ना बेसिक, ये तमीज तो होनी चाहिए बेसिक कि जब यार कोई मुझे, अपना ओ मौका- अल्लाह के वली, मुझे अली ने सवाल किया तो मैंने बात की है। एक नहीं मिनट मैं बात कर रहा था, आप बीच में टोक रहे हैं। बस भाई, एक मिनट चले, ठीक है अदिल भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जवाब मुकम्मल करें। प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अदिल भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, अपना जवाब मुकम्मल करें, फिर मैं इकबाल भाई के पास से आता हूं। मैं ये कह रहा था कि देखें, सिंध हुकूमत को अगर आज फेडरल गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि 12 साल मुसलसल सिंध पर हुकूमत करने के सिंध को जो है वो तरक्की देने के बजाय तनज़्ज़ुली दी। कराची जैसा शहर जो है उसको तबाह और बर्बाद करके रख दिया। हालिया बारिशों में सबकी कारकर्दगी सामने आ गई कि जिस तरह से कराची शहर डूबा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है कराची शहर में। लाख लोगों के नुकसान पहुंचा है, कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। आप दो सूबों का कंपेयर कर लें, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आए, फ्लैश फ्लड्स आए, सवात में बहुत नुकसान हुआ, वहां पे 48 घंटों के अंदर अंदर बिजली बहाल हुई पूरे इलाके की, डिस्ट्रिक्ट की। वहां ठीक पे है। सड़कें जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर बहाल हुई। रेस्क्यू 112 सर्विस ने जो है वो लोगों को वहां पे मदद की। सही वहां है। पे 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों को रिलीफ के चेक्स दिए, इमदादी पैसे मिले वहां पे लोगों को। चले ठीक है, ठीक है अदिल भाई, ठीक है सर, मैं आपकी बात मुकम्मल तौर पे समझ गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई वन लाइनर सर। वन लाइन ये कि दूध की नहरें बह रही हैं केपी में। अच्छा। और मैं वो कह रहे हैं, मैं आपसे काम समझता ना हूँ करें कि ना। मैं जी। समझता हूँ कि कोरंगी में जहां से इनको जितवाया गया है, जी, जी। वहां के लोग ये उनके टेलीफोन तक नहीं उठाते। अच्छा। वो ढूंढ रहे हैं, इनके घरों पे जाते हैं, वो बेचारे ठीक मिलते है नहीं है सर, घरों पे। चले ठीक है जी। इकबाल भाई वन लाइनर तो अपना फाद भाई। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अल्लाह के जी। वास्ते घरों से निकले और कराची को रिलीफ दें। आज ये सिर्फ उसी बात में लगे हुए हैं जो इत्तेहादी थे इनके, नफीस लोग अभी भी हैं, सही है। उनके खिलाफ बातें कर रहे 40 हैं, सालों ये वो से। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डिलीवर कोई नहीं।